आपकी हालिया एक सहाफ़ी जाने माने सहाफ़ी हामिद मीर साहब के साथ भी इस चीज़ पे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ रही हैं और मतलब मैं कहूँगी कि तू मैमा भी उसको कह सकते हैं, उनके साथ तल्ख़ कलामी भी आपकी आ रही है। उसकी क्या वजह है और उसके पीछे क्या रीज़न है? मैं अपने मुल्क का सिपाही हूँ। मैं इस मुल्क के ऊपर कोई आंच लाएगा, इस मुल्क को बदनामी की तरफ कोई लेके जाएगा, इसको कोई मगरबी एजेंडे के ऊपर चलाएगा, भारत को खुश करने की कोशिश करेगा, मैं जाके कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आए ना, मेरे साथ बात कर लें, आए, लेट मी सिट इन फ्रंट ऑफ हिम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा चलें, होपफुली वो ये आपका चैलेंज एक्सेप्ट करें और हाँ, क्यों आप जो है वो नहीं, एक आई टेबल विल, पे ये बात ना, करें। लेकिन ये लाइव दिखाया जाएगा, ये रिकॉर्डेड नहीं होगा। जंग की भाषा वो बोल रहे हैं और हम अमन की आशाएं उड़ा रहे हैं। तो ये समझे ना इस सारी बात को, ये ऐसे नहीं होता। ये कहाँ से जो है वो पैसे आते हैं, कहाँ से जो है वो एक एंकर की आज तनख्वाह 50-50, 70-70 लाख रुपए है। बिल्कुल। कहाँ से कमा रहे हैं भाई? बलूचिस्तान के अंदर जो इंटेलिजेंस के ऑपरेटर थे उनको की शहादत हुई। ब्रिगेडियर बर्की ISI के, वो क्या कुर्सी पे बैठ के शहीद हुए थे? ये अभी जो कर्नल हसन, आप वो देखें, वो कर्नल काशिफ, कैप्टन बदर, ये कौन लोग थे जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान किया? किसी भी खित्ते के लिए तरक्की तभी मुमकिन होती है जब वहाँ इंसाफ और अमन हो, और अगर इंसाफ और अमन का फुकदान हो तो फिर खुशहाली कभी नहीं आया करती। एक तरफ जो अफ़गान हुकूमत है वो ये कहती है कि हम पाकिस्तान के दोस्त हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों को जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं या पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, आप उनको जो है वो सेफ़ हाउसेस भी प्रोवाइड करें। इसी चीज़ को आगे लेके चलना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की और बिलखसूस बलूचिस्तान की तरक्की जो है वो CPEC से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स हो गए या इस तरह के इदारे जो कि मतलब काफ़ी नामी गिरामी इदारे हैं, वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जब डॉक्टर्स आते हैं तो उनको मारा जाता है, जब पंजाब से वहाँ पे उसातिज़ा आते हैं उनको मारा जाता है, बिल्कुल स्पेसिफिकली उनका शनाख्ती कार्ड देख के उनको टारगेट किया जाता है। इस बात में कितनी सदाकत है? एंड सेकेंडली, अगर ये चीज़ें इसी तरीके से होती रहेंगी, क्योंकि जैसे हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ थे, उनका भी यही बयानिया था इस बात पे, अगर ये चीज़ें इसी तरह से होती रहेंगी तो क्या बलूचिस्तान को आप तरक्की करते हुए देख पा रहे हैं? देखें, जाहिर है किसी भी खित्ते के लिए तरक्की तभी मुमकिन होती है जब वहाँ इंसाफ और अमन हो, और अगर इंसाफ और अमन का फुकदान हो तो फिर खुशहाली कभी नहीं आया करती। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत तो बन गया, पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदारी का सबूत भी दिया, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग को भी काफ़ी हद तक जो है वो पिछाड़ा, और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। आप देखें ना, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का जो बजट है वो पाकिस्तान पूरे के बजट से ज़्यादा है, और वहाँ हर मिनट क्राइम होता है। 50,000 लोग कत्ल सालाना होते हैं अमेरिका के अंदर। तो फिर पाकिस्तान जो जिसके पास हार्डली कुछ था, वो उसके बावजूद वो वहाँ अपना किरदार अदा किया। ये इतनी दास्तान है गाजियों की, शहीदों की। हर 8 सिपाहियों के ऊपर हमारा एक ऑफिसर शहीद होता है। दुनिया में हाईएस्ट नंबर है, बीबी आपको पता है इस बात का? दुनिया में अमेरिका में 1:58 का रेशो है। 58 सोल्जर्स के ऊपर एक अफसर। हमारे यहाँ 8 सोल्जर्स के ऊपर एक अफसर जो है आगे से खड़े होके, कैप्टन में कर्नल सोहेल, बलूचिस्तान के अंदर जो इंटेलिजेंस के ऑपरेटर थे उनको की शहादत हुई। ब्रिगेडियर बर्की ISI के, वो क्या कुर्सी पे बैठ के शहीद हुए थे? ये अभी जो कर्नल हसन, आप वो देखें, वो कर्नल काशिफ, मेजर बदर, कैप्टन बदर, ये कौन लोग थे जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान किया? और हम इनको ट्रोल करते हैं। कौन है पीछे लोग? इंडिया ने 4 बिलियन पाक रुपीस जो कि उनके यानी कि 10 बिलियन के करीब पाकिस्तानी रुपया लगाया है सोशल मीडिया के लिए। क्या डिसइंफो लैब की बात गलत है? क्या इस बात को तस्लीम नहीं किया? क्या राजनाथ सिंह का जो अभी बयान आया, जो इतनी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी ब्रेक हुई वहाँ गार्डियन के अंदर, तो गार्डियन ने क्या बोला? उन्होंने पूरे सबूतों के साथ बताया कि ये, और अगले दिन इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है हाँ, नरेंद्र मोदी के कहने के ऊपर हम जो है वो मावरा अदालत कत्ल करते हैं। तो आप समझ नहीं रही कि पीछे क्या गेम हो रही है। और फिर क्या वो पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री जो किताब है वो आप पढ़ लें, उसके अंदर एनाटोल लेविन की वो क्या कहता है कि
पाकिस्तान की आर्मी की चेन ऑफ कमांड के मुतल्लिक शकूक व शबाहत पैदा करो, इसकी लीडरशिप को कंट्रोवर्शियल करो। मैं नहीं कह रहा, मैं अनफॉर्चुनेटली अभी, क्योंकि वरना मैं आपको कोट पूरा कर देता आपको, बल्कि मैं भेज दूंगा ताकि आप इसको दिखाएं। उसके अंदर वो कहता है कि पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप को कंट्रोवर्शियल करो और लीडरशिप के मुतल्लिक जो है वो मुतजाद बयानात दो, और इसके लिए पॉपुलस लीडर्स और पॉलिटिकल लोगों को जो है वो इस्तेमाल करो। इससे पाकिस्तान विल फ्रेगमेंट क्विकली, पाकिस्तान के टुकड़े करने में आसानी होगी। अगर पाकिस्तान आर्मी कैजुअल्टी बन गई तो हम जो है वो पाकिस्तान के बखिए उधेड़ देंगे। ये है 5th जनरेशन वॉरफेयर। और पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात जो है, पहला दुनिया का वो मुल्क है जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर जो है जीत के बाहर निकला है, वरना उन्होंने अपना काम पूरा किया था। ये 6th जनरेशन वॉरफेयर है जो अब हम जा रहे हैं जिसमें। अच्छा, इसी पे आगे बढ़ते हैं और आपकी हालिया एक सहाफ़ी, जाने माने सहाफ़ी हामिद मीर साहब के साथ भी इस चीज़ पे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ रही हैं, और मतलब मैं कहूँगी कि तू मैमा भी उसको कह सकते हैं, उनके साथ तल्ख़ कलामी भी आपकी आ रही है। उसकी क्या वजह है और उसके पीछे क्या रीज़न है? कोई रीज़न नहीं है। मेरा पाकिस्तान मेरा रीज़न है। मेरा कौन सा कोई रिश्तेदारी है, मेरा कोई, मैं उनका कोई, वो मेरा दिया खाते हैं या मैं उनका दिया खाता हूँ, या हमारा कोई टीवी प्रोग्राम जो है वो कहीं आपस में जो है हमारी कोई, वो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ। लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पे अपने मुल्क के लिए खड़ा हूँ। मैं अपने मुल्क का सिपाही हूँ। मैं इस मुल्क के ऊपर कोई आंच लाएगा, इस मुल्क को बदनामी की तरफ कोई लेके जाएगा, इसको कोई मगरबी एजेंडे के ऊपर चलाएगा, भारत को खुश करने की कोशिश करेगा, मैं जाके कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं वो, और होंगे, आपको लगता है उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे इस हवाले से? आए ना, मेरे साथ बात कर लें, आए, लेट मी सिट इन फ्रंट ऑफ हिम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आ जाएं, एक्सेप्ट कर लें चैलेंज मेरा। आप उनको चैलेंज करें? हाँ, क्यों नहीं, साथ बैठे और एक टेबल पे बात बिल्कुल मेरे साथ आ जाएं, बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलें, होपफुली वो ये आपका चैलेंज एक्सेप्ट करें और हाँ, क्यों नहीं, आई विल, ये ना, लेकिन ये लाइव दिखाया जाएगा, ये रिकॉर्डेड नहीं होगा और ये मर्जी का चैनल होगा। हाँ, ये आ जाएं, पीटीवी के ऊपर बैठते हैं। हाँ, स्टेट चैनल। हाँ, स्टेट, देखे ना मेरा ना तेरा, स्टेट चैनल पे बैठेंगे ना, प्राइवेट चैनल पे उनके होम ग्राउंड पे क्यों बात करें। सच्चाई तो किसी के भी होम ग्राउंड पे सच्चाई तो छुपती नहीं है ना, सच्चाई कभी भी नहीं छुप सकती। देखिए, उनका मेरा सिर्फ इतना सा है, वो ज़रूर करें मिसिंग पर्सनल पे बात। मेरे यहाँ जब मारंग बलोच आई हुई थी और वो खड़ी हुई थी सामने, सुन रही थी, और मैं जो है वो बलोचों के, जो कि जमाल रईसानी साहब ने कैंप लगाया था, हमारा बरखुरदार है, जमाल रईसानी के कैंप के अंदर मैं गया हुआ था। मैंने मारंग बलोच को वहाँ से माइक के ऊपर कहा और ये पूरा मीडिया मौजूद था, बाय द वे, देर वर, मेरा ख्याल है ऐसा कोई चैनल नहीं था जो मौजूद ना हो। और मैंने उनको ये कहा कि आप आएँ, पहले इन जो शहीदा की तस्वीरें लोग लेके, इन कैंपों में जो यतीम यसीर बच्चे बैठे हुए हैं, जो बेवाएं बैठी हुई हैं, जिनके बच्चों को मार दिया गया, जिनको बहिमाना अंदाज में टॉर्चर किया गया, आप आएँ, इनके खिलाफ बोलें, पहले बताएं कि ये जुल्म हुआ। मैं आपके साथ आपके कैंप में, मैं आपके साथ आपके कैंप में खड़ा होकर आपके साथ नारा लगाता हूँ। नहीं आई, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। अच्छा, हामिद मीर साहब को मैंने खुद देखा है कि वो बड़े जोश और जज्बे से उनको विजिट भी करते रहे, उनको कवर भी करते रहे। और मैं यहाँ पे ये भी कोट करना चाहूँगी कि उनका ईद शो का जो स्पेशल था, उसमें भी उनके पास 2 यंग ख़वातीन ही थी जो कि ये मिसिंग पर्सनस वाले इशू में काफ़ी हाईलाइटेड थी। आप उस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि हामिद मीर साहब क्या मिसिंग पर्सनस वाले इशू को उसी तरीके से जेन्युइनली लेके चल रहे हैं, या फिर वो टिल्टेड हो गए एक साइड की तरफ? मिसिंग पर्सनल के पीछे वो जब इतना ही जानते हैं तो फिर वो भारत की ट्रेनिंग का जिक्र क्यों नहीं करते? मैं उनकी जर्नलिज्म को सलाम करूंगा। वो इसराइल की फंडिंग को क्यों नहीं बात करते? वो ये क्यों नहीं पूछते कि मारंग बलोच के पास से इतने दिन जो धरना दिया और जो बिल्कुल मजदूर तबका जो वो साथ लेके आई थी, उनको पैसे किसने दिए? आज बीबी पेट्रोल की कीमत देखिए कितनी है। बलोचिस्तान से चलते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, आम गाड़ी का अगर आप सिर्फ खर्चा लगा लें ना, आम गाड़ी का तो 50,000 रुपये लगता है, जो आम एक छोटी सी कार आप लेके जाते हैं। दरमियान में 3 दफ़ा टैंकी फुल होती है सिर्फ जाने में।
मैं तो जाता हूँ ना, मुझे तो रूट भी पता है, मैं तो ये सारा दरअंदा वगैरह के रूट, दराबंद वगैरह, ये मैं सारा फिरता हूँ। मैं लोरलाई के रूट से भी गया हूँ, मैं जो DI खान वाला रूट है वहाँ से भी गया हूँ, मैं जो दूसरा अभी DG खान वाला रूट है वहाँ से भी गया हूँ, मैं वो जो आगे फिर मोटरवे करके ख़त्म होती है, ये कौन सा जो शिकारपुर वाले टोल प्लाजे से, वहाँ से भी अंदर मैं नसीराबाद साइड से भी गया हूँ। तो मुझे पता है कि कितने में लगता है फ्यूल, मैं जानता हूँ इस बात को। तो फिर उसके ऊपर भी ज़रूर बात होनी चाहिए, ये तस्वीर का एक रुख ना दिखाएं और फिर सिर्फ इस पे बात नहीं करें, फिर ये भी बताएं कि जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो कश्मीरियों को एबडक्ट किया गया, वो जो 20 लोग कत्ल हुए हैं पाकिस्तान में मावराए अदालत, वो भी ज़रा पता चल जाए। देखिए ना, ये एक बड़ा कुछ लोगों का ड्रीम था कि एक वक्त में एक अखबार जो है वो इकट्ठा जो है वो इंडिया से और पाकिस्तान से इकट्ठा निकले। अभी मैं उसकी बात नहीं करता, मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा बांग्लादेश के अंदर भी कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर से किस बात का अवार्ड वसूल हुआ और फिर बाद में पब्लिक के जो है प्रेशर के ऊपर वो वापस करना पड़ गया। तो मकसद ये है कि वो अवार्ड किस चीज़ के लिए, और किसने कहा कि जो जमात इस्लामी के लोग, जिनको जो पाकिस्तान का नारा लगा रहे थे, जो बड़े बड़े जो है वो लोग थे, कादावर शख्सियात थीं, उनको जब फांसियां चढ़ाने के लिए किसने फोर्स किया और बांग्लादेश की उस वक्त की वज़ीर आज़म को कहा कि इनको फांसियां लगाएं, वो फिर बात बहुत लंबी निकल जाती है। तो मतलब आप उनके किरदार से सेटिस्फाइड नहीं है, वो जिस तरीके से इस इशू का कवर अप कर रहे हैं? आप हैं? मैं तो देखिए बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो मैं इस पे कुछ भी, जर्नलिस्ट का काम कौन है सेटिस्फाइड? ये तो जब से एक पाकिस्तान के अंदर एंटी स्टैब्लिशमेंट जो डिराइव एक ख़ास मंसूबे के तहत जो एनाटोल लेविन की किताब के मुताबिक शुरू की गई, उससे पहले पाकिस्तानी कौम उनके मुतालिक क्या सोचती थी, ज़रा ये भी बता दें। आज भी मौजूद है ना, ये जो कमेंट्स होते हैं ये जाते नहीं है, ये आज भी मौजूद। वो आपका पीछा करते हैं, वो पीछा करते हैं, तारीख़ है ना। फिर जो है वो बात आगे चले जाए ना, फिर वो मुल्ला उमर के इंटरव्यू के ऊपर भी चले जाए ना, फिर बहुत सारे सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट्स भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। अच्छा, मिसिंग पर्सन्स के इशू को आप कहाँ पे जाता हुआ देख रहे हैं? मतलब क्या इसका कोई सोल्यूशन है, इसके ऊपर कोई बातचीत? क्योंकि जैसे जब महारंग बलोच आई थी यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो उनके साथ एक हुकूमती वफ़द जो था वो निगोसिएशन करने के लिए भी गया था। उसके आउटकम्स हमें पता नहीं चले, या फिर शायद ये था कि वो एग्री नहीं थी उनके साथ निगोशिएट करने के लिए। तो क्या समझते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन है? ये कहाँ लेके जाएगा ये मामला हमें? नहीं, उन्होंने जो है उनका मकसद और है, और आप देखेंगे कुछ अरसे के अंदर इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या तो वो मारंग बलोच को अपना फोकल पर्सन मुकर्रर कर देंगी पाकिस्तान में, या फिर उसको कोई ऐसा अवार्ड जो है वो बाहर से मिल जाएगा और उनको जो है फुल प्रोटेक्शन मिलेगी, उनको वावेला किया जाएगा। रामदास भुट्टी कहाँ बैठा हुआ है बाय द वे? इतनी तड़प है तो पाकिस्तान आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, शाबाश। पाकिस्तान में रह के? नहीं, पाकिस्तान नहीं, वो 3, 4, 5 वहाँ वो जा रहे हैं, जनीवा में रह रहे हैं भाई। 1 यूरो जो है 400 रुपए का है भाई। आप वहाँ यूरो में जो है आप कितना, आपको क्यों गांधी की समाधि पे क्यों लेके गए थे? किसी और को क्यों नहीं लेके गए? तो फिर गांधी की समाधि पे वही लोग जाते हैं। मैं तो भारत तब जाऊंगा जिस दिन फतह करूंगा, इंशाल्लाह। हाँ, मैं तो नहीं जाऊंगा ऐसे। तो फिर ये वहाँ जाके जो मोहब्बत की पींगें बढ़ाते हैं और अमन की आशाएं जो हैं, जंग की भाषा वो बोल रहे हैं और हम अमन की आशाएं उड़ा रहे हैं। तो ये समझे ना इस सारी बात को, ये ऐसे नहीं होता। ये कहाँ से जो है वो पैसे आते हैं, कहाँ से जो है वो एक एंकर की आज तनख्वाह 50-50, 70-70 लाख रुपए है। कहाँ से कमा रहे हैं भाई? इतना तो चैनल वाले जो अगर लोअर है, आप तो अब सहाफ़ी भी हैं, आपकी बहुत सारी कुलीग्स होंगी बच्चे, उनसे पूछें, उनको 3-3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हुई। वो लोग रो रहे हैं और इन लोगों को कहाँ से मिल रही हैं? इसी को फॉरेन फंडिंग प्यार से कहा जाता है। ये है असल फॉरेन फंडिंग, ये है असल फॉरेन फंडिंग केस। ठीक है। अच्छा, ये मिसिंग पर्सन्स का, और नहीं, मैं आपको अभी इसको दलील भी दे देता हूँ। हामिद मीर साहब एक प्रोग्राम कर रहे थे, ठीक है,
रिचर्ड ओल्सन जो उस वक्त जो है अमेरिकन सफ़ीर थे पाकिस्तान में, और वो कि सबको पता है कि वो स्पेशल फोर्सेस के आदमी थे, वो पिस्टल कैरी करते थे, वो वाहिद एम्बेसडर थे जो अपना एक बाकायदा पिस्टल कैरी करते थे, ओल्सन साहब। रिचर्ड ओल्सन साहब से इंटरव्यू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मिस्टर एम्बेसडर, आई हैव हर्ड दैट अमेरिका हैज़ स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑन द मीडिया। तो उन्होंने कहा यस, वी हैव स्पेंट $350 million ऑन परसेप्शन मैनेजमेंट। मिस्टर मीर, डू यू वांट मी टू टेक नेम्स? हामिद मीर साहब जो है ना बिल्कुल खामोश हो गए। ये अभी भी निकाल लें, क्लिप मौजूद है, उसको तलाश करें। उसने कहा कि हमने परसेप्शन मैनेजमेंट, यानी कि रियलिटी नहीं, परसेप्शन, हमने एक बयानिया जो है वो बनाना है, क्योंकि परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द रियलिटी। जैसे रियलिटी ये है कि 2 दिन से वीडियो एक गर्दिश कर रही है, ASF के लोग जो हैं उनके साथ कोई स्कफल हो रही है, वो एक बच्ची की एयरपोर्ट की वीडियो है और एक और एयरपोर्ट की वो 2019 की वीडियो है, उस बंदे को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन वो कहते हैं ये वाकया अब हुआ है, और वो कहते हैं ASF की वर्दी को कहते हैं कि ये फौज की वर्दी है। अभी इसका क्या करें? अभी मैंने नहीं मानना तो मैंने नहीं मानना। कोई ये तो पूछे कि 2019 में किसने पहला इसराइल का पासपोर्ट जो है इसराइल के लिए जारी किया था? कोई पूछे तो सही ना। 20 जनवरी 2019 को किसकी हुकूमत थी जिसमें इसराइल को पहला पासपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान के तमाम पासपोर्टों पे आपके हमारे लिखा होता है कि ऑल द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल, आप दुनिया के हर मुल्क में जा सकते हैं मां सवाए इसराइल के। उस एक खास पासपोर्ट जो खालिद फिशल नाम के आदमी के लिए जो है वो किया गया, बनाया गया, वहां जाके क्यों नहीं उसके ऊपर बात करते? तो मीर साहब आधा सच न बोले, मेहरबानी करें पूरा सच बोले, फिर बताएं कि क्यों किसी के बाप को सरहदी गांधी और किसी के बाप को जो है वो बलोची गांधी कहते थे, ये भी बताएं। ठीक है, क्योंकि मुझे तो कोई गांधी कहे तो मेरे लिए तो गाली है। डेफिनेटली। ऑन द कंक्लूजन आप क्या देखते हैं कि इन तमाम मसाइल का हल क्या है? इन मसाइल का हल जो है वो देखें, अगर आप पहली बात यह है कि एक बेहतर नज़रिया तो लाना पड़ेगा, बिकॉज आइडियोलॉजीज कैनॉट बी फॉट विद वेपन्स बट विद सुपीरियर आइडियोलॉजी अलोन। नंबर 1, पैगाम पाकिस्तान जो है उसको मेरे ख्याल में हमें दोबारा सोचना पड़ेगा, उसके अंदर सुकम मौजूद है, और जिन उलमा हजरात के ज़रिए लाया गया मेरे ख्याल में उनमें भी झोल मौजूद है। मतलब मैं बड़े सीधी बात कर रहा हूँ, और हमें एक नया बयानिया, मजबूत नैरेटिव लेके आना पड़ेगा। आप दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर चारों तरफ से जो है वो यलगार है। एक वो जो देखी यलगार है और एक वो जो अनदेखी यलगार है। एक वो जो अपने मुल्क के अंदर लोगों को खड़ा किया और एक वो जो दहशतगर्दों की शक्ल के अंदर आपके ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं। एक वो जो आपको इक्तसादी जो है वो दबाव डाला जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है आपके अंदर मुल्क के डिस्टेबलाइजेशन, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन जो है वो शुरू हो गई है। ये वक्त है जब इस वक्त में लोगों का हुकूमत पे एतबार नहीं है, लोगों का मईशत पे एतबार नहीं है, लोगों का निज़ाम अदल इंसाफ पे एतबार नहीं है, लोगों का सहाफ़त पे एतबार नहीं रहा। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है आप कहाँ जा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि दिस इज़ हाई टाइम कि हम एक बेहतर बयानिया लेके आएँ और हर ख़ास व आम को बराबरी के सतह पर इंसाफ फराहम करें। अफवाज पाकिस्तान, मुझे पता है कि बलूचिस्तान में वो वाहिद पोटेंट फोर्स है जो काम कर रही है, लोगों को डिलीवर कर रही है। अब आप ये देखें, लेवीज़ का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये तो बरतानिया ने दिया था। और वो लेवीज़ कौन भर्ती करते हैं? वो वहाँ के नवाब भर्ती करते हैं, जिनकी ज़ाती एक अजारादारी बन जाती है। अपने लोगों को क्या देते हैं वो ये तो बता दें। आखिर क्या वजह है कि जो सरदार होता है उसके घर में बागो बहार होती है, उसके साथ 50-50 गाड़ियों का काफिला चल रहा होता है, तमाम नॉन कस्टम गाड़ियां जो हैं वो वहाँ चल रही होती हैं, रॉकेट लॉन्चर साथ लेके फिर रहे होते हैं, लेकिन जो उनके नीचे बेचारे मजलूम, बेकश, बेसहारा बलोच, बेचारे मासूम लोग, उनके घर में रोटी नहीं होती।
क्योंकि उनको जहन को प्रगंदा कर दिया गया है, बता दिया गया है कि तुम जो है वो असल में ये हो गया और स्टेट खा गई और पंजाब खा गया। क्या खा गया? और जो बलोच बच्चे यहाँ आए, पंजाब की तरफ आए, शहबाज शरीफ साहब उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उन्होंने स्कॉलरशिप्स दे के बुलाया और लोगों से मिले, और जब वो मिले तो फिर पता चला कि नहीं, ये तो सब झूठ है। मीर चाकर जो कि बलोचों के एक बहुत बड़े रहनुमा हैं, बड़े एक अपना लीडर समझे जाते हैं, मीर चाकर का मज़ार पंजाब में है भाई। ये आधे पंजाब के अंदर लोग जो हैं ये सारे बलोच लोग हैं। बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे जो आजकल वीडियोस आ रही हैं, जो अभी बलूचिस्तान की हुकूमत है वो बड़ी कोशा है कि एक पॉजिटिव इमेज जो है नहीं, आई एम सॉरी, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ राय रखता हूँ। मेरा ख्याल है कि जो बलूचिस्तान के अंदर माजी के अंदर हुकूमतें रही हैं, अब तो खैर अभी तो बिल्कुल जुमा 8 दिन हुए हैं तो इनके ऊपर तो अब नहीं बात कर सकते, लेकिन जो माजी की हुकूमतें हैं उनका किरदार बड़ा कमज़ोर रहा है। नहीं, अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट है उसकी मैं अभी तो देखें, रिसेंट गवर्नमेंट तो अभी पता चलेगा, वो ले रहे हैं, देखेंगे, लेकिन करप्शन करेंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी। और मैंने देखा है कि बलूचिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर पॉलिटिशियंस हैं 99% आर डैम करप्ट। सो दे आर द रियल कल्प्रिट्स। पूछे ना दुबई में जाके किसके प्लाजे हैं, अबू धाबी में पूछें, इंग्लैंड में प्रॉपर्टीज चेक करें, पूछें कि कैसे आप चलते हैं। वो जो गाड़ियों के काफिले जिनमें गिन के 100 गाड़ियां चलती हैं, अभी एक साहब का जो है वो महल नुमा घर जो है उसके अंदर दिखाया गया है ऐसा। वो उससे पहले क्या थे, जब उनको ओहदा नहीं मिला हुआ था, अभी अफ्तार दावत की बड़ी एक वीडियो आई, वो किसका था, उससे पहले वो क्या थे, सिर्फ ये बता दें, प्रूव इट। देखिए ये जब तक कि आप स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम ये होती है कि फ़ौज का एक सिपाही या अफसर जाता है, वो 2 साल 1.5 साल 2 साल, क्योंकि ये हार्ड एरिया समझा जाता है तो इसलिए पोस्टिंग ज़्यादा देर नहीं रहती। वहाँ से जब उसको लेके, और वो मुस्तकिल हालत जंग में, यार खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान के लोग हैं, वो बेचारे पंजाब से, बलूचिस्तान से, सरहद से, सिंध से, कश्मीर से जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से जाते हैं, इतने मुश्किल इलाका जाते हैं, और उनको जो है वो कोई पता नहीं होता वो वहाँ से ज़िंदा बच के आएंगे या नहीं आएंगे, और हम उनको जो है वो क्या क्या अलकाबात देते हैं, कितनी मुश्किल उनकी ज़िंदगी है। फिर कहते हैं कि जी ये कर दिया, और उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, ये वहाँ खड़े होके, बाहर खड़े होके कहते हैं कि जी ये पेट्रोल स्मगलिंग हो रहा है। कोई पूछे तो सही कि जनाब ये पेट्रोल स्मगलिंग हो रहा है, आपने खोल के देखा? आप तो बड़े बड़े मौलवी बैठे हुए हैं, आप तो दीन के जो है वो ठेकेदार बने हुए हैं, आपसे ये कोई पूछे आपने खोल के देखा? क्या कुरान में हुक्म नहीं है कि तुम देखो कि आग अपनी आंखों से जलते हुए धुआं और सुनी सुनाई बातों के ऊपर मत बिलीव करो? क्यों? There is an agenda, there is a vicious agenda, इंतहाई खतरनाक एजेंडे के ऊपर काम हो रहा है, जहां उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा कसूर यह है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया। न्यूक्लियर बनाने के बाद जंगें जो थी मुसल्लत वो हम पे नहीं हुई, लेकिन खुफिया जंगें आज भी हमारे ऊपर मुसल्लत है। ISI इसलिए बुरी है क्योंकि ISI पहली लाइन दिफा है, पहले खड़ी हो जाती है, उसकी कामयाबियां आपको नजर नहीं आती क्योंकि वो तो पता ही नहीं चलती, लेकिन उसकी नाकामियां आपको फौरन नजर आ जाती है। क्यों दुनिया में नाकामियां नहीं होती? क्यों दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA है, उनका प्रेसिडेंट नहीं मर गया था, जॉन F कैनेडी? क्या इंडिया के अंदर जो है वो दोनों वजीर आजम जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को नहीं मार दिया था? क्या खुद महात्मा गांधी को गोली नहीं मार दी गई थी? क्या बात कर रहे हैं हम? क्यों अपोलोजेटिक हैं? वो भाई पाकिस्तान हमारा है, हमने बनाना है इंशाल्लाह ताला, किसी की नहीं है। ये फौजी भी हमारे हैं, ये पुलिस भी हमारी है, आप भी हमारे हैं, आवाम भी हमारी है, सियासतदान भी हमारे हैं। लेकिन जब तक कि हम अपने लाइंस को सही नहीं करेंगे, अपनी डायरेक्शन को, अपनी अप्रोच को सही नहीं करेंगे, हमारी यही प्रॉब्लम आएगी। पॉलिटिशियंस ने करप्शन के बाजार गर्म कर दिए। 550 ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके पास बिलियंस मौजूद हैं स्विस बैंक्स के अंदर, ये उनकी रिपोर्ट्स हैं। आज लिechtenstein के अंदर, आज जो स्विस बैंक्स के अंदर, आज बेल्जियम में कौन हैं जिनके अकाउंट्स जो हैं वो चल रहे हैं? पाकिस्तान तभी आगे बढ़ सकता है जब हम सिर्फ पाकिस्तान का सोचें, इंडिविजुअल बेसिस पे अपना ना सोचें, या किसी और सख्ती कम्युनिटी का ना सोचें, सख्त कवानीन। और मैं समझता हूं कि फौज के साथ साथ तमाम इदारों को, जितने भी डिपार्टमेंट्स बलूचिस्तान में हैं, उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। कितनों ने दरख्त लगाया? क्या बलूचिस्तान में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है? क्या किया? बताएं ना मुझे, कितने दरख्त लगे हैं? मुझे बताएं कि नहरी निज़ाम को कितना बेहतर किया गया?
मुझे बताएं कि वहां उन्होंने लाइफ स्टॉक को बेहतर करने के लिए क्या किरदार अदा किया। सड़कों के ऊपर, ये तो अगर सी पैक ना बनता तो उन्होंने सड़कों पे अपना क्या किरदार अदा किया। उन्होंने कितने वहां डैम बनाए, उन्होंने डिले एक्शन डैम कितने बनाए, उन्होंने वहां लोगों की जिंदगी को, छोड़ दें सारी बात, बलोचिस्तान का सबसे बड़ा जो प्राइम शहर है वो है क्वेटा, जो कि पहचाना जाता है। क्वेटा शहर के अंदर सीवरेज का निज़ाम नहीं है। बात मैं मजीद क्या बोलूं। चल ठीक है, ये ऐसा मौका है जिस पे हम सबको एक होने की ज़रूरत है, चाहे वो हमारे इदारे हैं, चाहे हम इंडिविजुअल उस पर बात करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के लिए हमें एक होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत ही मुफीद गुफ्तगू थी। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंप्रेसिंग चीज़ ये थी कि आप हर चीज़ को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ लेके आए थे, सिर्फ बातों तक चीज़ें महदूद नहीं थी। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल दैट दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।